तो आज एक ऐसे विषय पर इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं जो मतलब हर सॉफ्टवेयर डेवलपर के सफर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा कदम है जहां से कह सकते हैं कि असल चुनौती शुरू होती है। हाँ, मान लीजिए एक शानदार जांगो एप्लीकेशन तैयार किया गया है। महीनों की कोडिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग सब कुछ लोकल मशीन पे एकदम परफेक्ट चल रहा है। लेकिन लोकल मशीन तो बस एक सुरक्षित कमरा है। सही बात है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नाटक की महीनों तक रिहर्सल की गई हो एक बंद कमरे में। लेकिन अब स्टेज पर पर्दा उठने का समय आ गया है। असली दुनिया के सामने जाने का समय। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। लोकल एनवायरनमेंट से निकलकर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कदम रखना, ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। और आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है, इस पूरी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को डिकोड करना। आज हमारे पास कुछ बेहतरीन रिसोर्सेज हैं। हाँ, जैसे कि द जांगो प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट, हिरोकू डिजिटल ओशन एंड AWS। बिल्कुल। ये सोर्स हमें अलग-अलग सर्वर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की रणनीतियां समझाता है। और इसके साथ ही द मैकेनिक्स ऑफ ऑन क्लिक असाइनमेंट्स नाम का एक और सोर्स है हमारे पास। जिससे हमें पता चलता है कि कैसे आजकल के मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स ने डिप्लॉयमेंट को लगभग एक क्लिक जितना आसान बना दिया है। हाँ, लेकिन सिर्फ कोड को किसी भी सर्वर पर डाल देना ही तो काफी नहीं है ना। एकदम सही, सिर्फ कोड लाइव करना काफी नहीं है। परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और सबसे जरूरी सिक्योरिटी, ये चीजें सबसे अहम हैं। जब कोई एप्लीकेशन पब्लिक डोमेन में जाता है तो उसे अनप्रिडिक्टेबल ट्रैफिक और हैकर्स का सामना करना पड़ता है। तो मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले जैंगो एप्लीकेशन के अंदर ही कुछ बुनियादी बदलाव करने होते हैं। हाँ, जिसे हम एक तरह की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट कह सकते हैं, लाइव जाने से पहले की तैयारी। ये तो बिल्कुल घर में मेहमानों के आने से पहले वाली सफाई की तरह हो गया। कोई नहीं चाहेगा कि मेहमानों को घर का बिखरा हुआ सामान दिखे, मतलब हमारे कोड की कमियां दिखें। बिल्कुल। और इस चेकलिस्ट में सबसे पहली और सबसे गंभीर चीज है डीबग सेटिंग। अरे हाँ, डीबग इज इक्वल फॉल्स करना। ये तो सबसे बड़ी गलती होती है जो अक्सर नए डेवलपर्स करते हैं, इसे ट्रू ही छोड़ देते हैं। डेवलपमेंट के दौरान ये बहुत मददगार है, क्योंकि कोई भी एरर आने पर ब्राउजर स्क्रीन पर पूरी स्टैक ट्रेस दिख जाती है। पता चल जाता है कि गलती कहाँ है। लेकिन प्रोडक्शन में अगर इसे फॉल्स नहीं किया गया तो ये एक बहुत बड़ी आफत बन सकती है। एक छोटे से एरर की वजह से हैकर्स को डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, फाइल पाथ्स और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की पूरी जानकारी स्क्रीन पर ही मिल सकती है। ये तो अपने घर के नक्शे और तिजोरी की चाबी खुलेआम सड़क पर रख देने जैसा है। एकदम सही। और डीबग इक्वल्स फॉल्स करने के साथ ही अलाउड होस्ट्स को कॉन्फ़िगर करना भी उतना ही जरूरी है। HTTP होस्ट हेडर्स को एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल, जिससे एप्लीकेशन HTTP होस्ट हेडर अटैक से बच जाता है। जहां हमलावर मतलब अटैकर नकली हेडर्स भेजकर यूजर्स को किसी गलत साइट पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज, जैंगो की सीक्रेट की। हाँ, सीक्रेट की को कोड बेस से पूरी तरह अलग रखना तो एक स्थापित नियम है। इसे कभी भी वर्जन कंट्रोल में कमिट नहीं करना चाहिए। जैसे कि गिट पर। और यहीं पर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की अहमियत समझ में आती है। संवेदनशील जानकारी, चाहे वो सीक्रेट की हो या डेटाबेस के पासवर्ड्स, उन्हें सीधे कोड में हार्ड कोड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम या डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म के एनवायरनमेंट में स्टोर किया जाना चाहिए। इससे अगर कोड बेस कभी पब्लिक भी हो जाए तो क्रेडेंशियल्स सुरक्षित रहते हैं। और डेटाबेस की बात करें तो डेवलपमेंट में इस्तेमाल होने वाले साधारण SQLite को हटाकर पोस्टग्रेसक्यू जैसे प्रोडक्शन रेडी डेटाबेस को अपनाना भी इस चेकलिस्ट का हिस्सा है। SQLite डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन है क्योंकि वो एक सिंगल फाइल में काम करता है। हाँ, लेकिन जब कई यूजर्स एक साथ डेटाबेस में कुछ राइट करना चाहते हैं तो SQLite पूरी डेटाबेस को लॉक कर देता है, जो कि प्रोडक्शन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एकदम नहीं। दूसरी तरफ पोस्टग्रेसक्यू एक प्रॉपर क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। इसमें रो लेवल लॉकिंग और शानदार कॉन्करेंसी सपोर्ट होता है। मतलब ये एक ही समय में हजारों रिक्वेस्ट्स को बिना किसी ब्लॉकेज के संभाल सकता है। सही कहा। और सिक्योरिटी की बात पूरी करने के लिए HTTPS को अनिवार्य बनाना और जैंगो के बिल्ट इन सिक्योरिटी मिडलवेयर को एक्टिवेट करना भी जरूरी है, जो एप्लीकेशन को CSRF और XSS जैसे अटैक से बचाते हैं। बिल्कुल। CSRF ऐसा है जैसे कोई धोखे से आपकी तरफ से किसी चेक पर साइन करवा ले। और XSS का मतलब है कि कोई वेब पेज में बाहर से कोई स्क्रिप्ट डाल दे जो दूसरे यूजर्स के ब्राउजर में रन हो जाए। दोनों से बचाव जरूरी है। और फिर एक चीज जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, स्टैटिक और मीडिया फाइल्स। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
डेवलपमेंट में तो Django स्टैटिक फाइल्स जैसे CSS या इमेजेस खुद ही सर्व कर देता है। लेकिन प्रोडक्शन में ये तरीका बहुत धीमा है, इसलिए कलेक्ट स्टैटिक कमांड के जरिए सारी स्टैटिक फाइल्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता है ताकि उन्हें वेब सर्वर या CDN के जरिए तेजी से सर्व किया जा सके। और जो यूजर्स मीडिया फाइल्स अपलोड करते हैं उनके लिए हमारे सोर्सेज बताते हैं कि AWS S3 जैसे क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करना चाहिए, सर्वर पर स्टोर करने से बचना चाहिए। तो अब हमारा एप्लीकेशन पूरी तरह से सुरक्षित है और प्रोडक्शन रेडी है। अब इसे दुनिया के सामने लाने का समय आ गया है। और हमारे सोर्सेज में डिप्लॉयमेंट के 3 अलग-अलग रास्तों पर बात की गई है। हाँ, पहला रास्ता उन डेवलपर्स के लिए है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते, जो बस तेजी से अपना ऐप लाइव करना चाहते हैं। यहाँ हेरोकू का जिक्र आता है। बिल्कुल। और यहीं पर द मैकेनिक्स ऑफ ऑन क्लिक असाइनमेंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। आज का ये पास मॉडल यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस डिप्लॉयमेंट को इतना ऑटोमेट कर चुका है कि ये लगभग एक क्लिक जैसा लगता है। और इस ऑन क्लिक अनुभव के पीछे एक बहुत ही मजबूत इंजीनियरिंग है। हेरोकू की सबसे बड़ी खूबी है कि ये सर्वर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और नेटवर्किंग को पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। मतलब ये सब बैकग्राउंड में छुप जाता है। डेवलपर को चिंता नहीं करनी पड़ती कि सर्वर की रैम कितनी है या OS अपडेट करना है। बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प चीज है प्रॉक फाइल। ये कोई कमांड नहीं है, बस एक टेक्स्ट फाइल है जो हेरोकू के लिए एक मैप का काम करती है, जो हेरोकू को बताती है कि वेब सर्वर कैसे स्टार्ट करना है, जैसे web.unicornprojectname.wesgi। हाँ, और ये यूनिकॉर्न एक ऐसा नाम है जो Django डिप्लॉयमेंट में बार-बार आता है। क्योंकि Django खुद एक वेब फ्रेमवर्क है, कोई प्रोडक्शन वेब सर्वर नहीं। सही बात है। यूनिकॉर्न एक WSGI सर्वर है। ये एक तरह का ट्रांसलेटर है। इंटरनेट से आने वाली HTTP रिक्वेस्ट्स को उस भाषा में बदलता है जिसे पाइथन और Django समझ सकें। ये ट्रांसलेटर वाली एनालॉजी बहुत अच्छी है। तो जब हजारों रिक्वेस्ट्स आती हैं, तो यूनिकॉर्न कई सारे वर्कर्स बना देता है जो पैरेलल रूप से काम करते हैं। और हेरोकू का डिप्लॉयमेंट मॉडल बहुत सीधा है। बस गिट पुश हेरोकू मेन टाइप करो। और हेरोकू खुद पाइथन वर्जन चेक करता है, लाइब्रेरीज इंस्टॉल करता है और डायनोस जो उनके कंटेनर्स हैं उन्हें स्टार्ट कर देता है। और स्केलिंग भी आसान है। ट्रैफिक बढ़ने पर बस एक डैशबोर्ड स्लाइडर से डायनोस बढ़ा दो, जिसे हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं। लेकिन हर कोई तो इस रेडीमेड सेटअप से खुश नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कई बार एप्लीकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर ज्यादा कंट्रोल चाहिए होता है। हाँ, अगर हेरोकू एक रेडीमेड फर्निश्ड घर किराए पर लेने जैसा है, तो डिजिटल ओशन एक खाली जमीन लेकर खुद ईंट गाले से अपना घर बनाने जैसा है। एकदम सही। डिजिटल ओशन एक IaaS मॉडल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यहाँ ड्रॉपलेट्स मिलते हैं जो असल में रॉ वर्चुअल सर्विस होते हैं। तो जब रॉ सर्वर मिलता है तो सिक्योरिटी से लेकर इंस्टॉलेशन तक सब खुद ही करना होगा। और सबसे पहला कदम होता है सर्वर को सुरक्षित करना, पासवर्ड्स की जगह SSH कीज का इस्तेमाल करना। ये तकनीकी रूप से बहुत दिलचस्प है। SSH कीज एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी पर काम करती हैं। एक पब्लिक की सर्वर पर होती है और प्राइवेट की डेवलपर के पास। और इसे ब्रूट फोर्स अटैक से तोड़ना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद बारी आती है वेब सर्वर सेटअप की। डिजिटल ओशन पर Gunicorn के साथ Nginx का कॉम्बो सबसे पॉपुलर है। हाँ, Nginx यहाँ एक रिवर्स प्रॉक्सी का काम करता है। इसे एक बहुत स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह देखा जा सकता है। बिल्कुल। यूजर सीधे Django से बात नहीं करता, वो Nginx से बात करता है। और Nginx बहुत कम मेमोरी में हजारों कनेक्शंस हैंडल कर लेता है। अगर कोई स्टैटिक फाइल चाहिए तो Nginx खुद दे देता है, रिक्वेस्ट यूनिकॉर्न तक जाती ही नहीं। लेकिन डायनामिक डेटा के लिए वो रिक्वेस्ट यूनिकॉर्न को फॉरवर्ड कर देता है। इसके साथ ही UWF फायरवॉल से गैर जरूरी पोर्ट्स बंद करना और लेट्स इनक्रिप्ट से SSL सेटअप करना भी इस प्रोसेस का हिस्सा है। पर ये सब मैन्युअली बार-बार करना तो बहुत थकाऊ हो सकता है। इसीलिए हमारे सोर्सेज में ऑटोमेशन टूल्स का जिक्र है, जैसे फैब्रिक या एंसिबल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड पर काम करते हैं। एक स्क्रिप्ट रन की और पूरा सर्वर सेटअप हो गया। और ये ऑटोमेशन तब और जरूरी हो जाता है जब हम तीसरे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, AWS। हाँ, दी एंटरप्राइज behemoth। ये तो बहुत बड़े स्केल के लिए है। मैं सोच रही थी अगर कोई ऐप रातों रात वायरल हो जाए तब क्या होगा। उसी ट्रैफिक सुनामी के लिए AWS बना है। यहाँ चीजों को डिकपल कर दिया जाता है, अलग अलग बांट दिया जाता है। इसके लिए EC2 नहीं बल्कि AWS RDS का इस्तेमाल होता है। ये बैकअप और स्केलिंग खुद संभाल लेता है। और मीडिया फाइल्स के लिए AWS S3।
Django स्टोरेजेस लाइब्रेरी के जरिए फाइल सीधे S3 बकेट में जाती हैं। लेकिन AWS का असली जादू है इसका ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग, हाँ, इलास्टिक लोड बैलेंसर। जो लगातार हर सर्वर का हेल्थ चेक करता। कोई सर्वर डाउन हुआ तो ट्रैफिक बाकी सर्वर्स पर भेज देता है। और ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स के साथ मिलकर अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो नए EC2 इंस्टेंस अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रैफिक कम हुआ तो बंद हो जाते हैं। ये सब पूरी तरह ऑटोनॉमस है। साथ ही क्लाउड वॉच से मॉनिटरिंग और IAM से एक्सेस मैनेजमेंट भी होता है। तो Heroku की सरलता से लेकर AWS की विशाल क्षमता तक हमने ये 3 रास्ते देखे। लेकिन सोर्स मटेरियल एक बात साफ करता है, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, कुछ यूनिवर्सल बेस्ट प्रैक्टिसेस कभी नहीं बदलती। बिल्कुल, जैसे वर्जन कंट्रोल और CI/CD पाइपलाइंस का इस्तेमाल। डिप्लॉयमेंट कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कोई अपने लैपटॉप से मैनुअली करे। एक अच्छी पाइपलाइन कोड को ऑटोमेटिकली टेस्ट करती है और पास होने पर सर्वर पर डाल देती है। इससे गलतियों की गुंजाइश खत्म हो जाती है और प्रोडक्शन में जाने के बाद सेंट्री जैसे एरर मॉनिटरिंग टूल्स बहुत जरूरी हैं। हाँ, ताकि कोई क्रैश हो तो यूजर्स के बताने से पहले ही टीम के पास पूरी स्टैक ट्रेस के साथ रिपोर्ट आ जाए। और एक आखिरी लेकिन सबसे नाजुक चीज, डेटाबेस माइग्रेशंस। लाइव डेटाबेस में बदलाव करना हमेशा रिस्की होता है। इसीलिए माइग्रेशंस हमेशा एडिटिव होने चाहिए। पहले नया कॉलम जोड़ें, फिर कोड डिप्लॉय करें और अंत में पुराना कॉलम हटाएं। बिना बैकअप के तो ये कभी नहीं करना चाहिए, ताकि जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट हो सके। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो साफ है कि एक शानदार ऐप बनाना सिर्फ आधी जंग है। बाकी आधा इस बात पर निर्भर है कि उसे दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए। सही प्लेटफॉर्म का चुनाव एक ऐप को सफल या विफल बना सकता है। ये सिर्फ कोड लिखने की बात नहीं है, ये रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी की बात है। बिल्कुल। और इन सब तकनीकी बारीकियों को देखते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो सोर्स में सीधे नहीं है लेकिन सोचने लायक है। अच्छा, क्या है वो विचार? आज हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए प्रोफाइल, स्क्रिप्ट्स और कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होती है। लेकिन जिस तेजी से AI आगे बढ़ रहा है, क्या वो दिन दूर है जब एप्लीकेशंस खुद अपना कोड पढ़कर ये तय कर लेंगी कि उन्हें किस सर्वर पर, कितने लोड के साथ और किस सिक्योरिटी लेवल पर डिप्लॉय होना है? क्या भविष्य में हमें इन सर्वर्स को छूने की जरूरत भी पड़ेगी? वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो खुद को डिप्लॉय कर ले, इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है। तो इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये विश्लेषण सभी के डेवलपमेंट सफर को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।